नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एक बार पैरालिसिस हो चुका है तो कितनी संभावना है दोबारा से आपको पैरालिसिस होने की। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें दो दो बार तीन तीन बार पैरालिसिस का अटैक हो चुका होता है। तो हमने उनसे सीखना होता है कि हमें दोबारा से अटैक पैरालिसिस का ना हो, क्योंकि जितनी बार ये नुकसान होगा उतनी ज़्यादा ही कठिनाई होती है उससे रिकवरी करने में। अगर आप एक बार रिकवर कर चुके हैं तो अपने आप को फिर भी बचा के आपने रखना होता है। तो हमने पहले समझना होगा कि पैरालिसिस किस वजह से हुआ था पहली बार। तो पैरालिसिस होने के कोई ज़्यादा कारण नहीं है, सिर्फ दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि खून का थक्का बनना, और खून का थक्का बनकर अगर वो दिमाग की किसी नस में जाके फंस जाता है तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। अब ब्लड अपने साथ क्या लेके जाता है? खाना लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। अगर आपके एक हिस्से को, दिमाग के एक हिस्से को खाना ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। बस यही हुआ था आपके साथ। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है नस का फटना। अब आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर आपका बीपी बढ़ता है तो अक्सर लोगों के नाक से, कान से खून निकलना शुरू हो जाता है, उनको बहुत दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी नाक से खून निकल आए तो आपका बीपी फॉल कर जाएगा और आप बच जाओगे। मगर अगर यही ब्लीडिंग बाहर की जगह सिर के अंदर हो जाए तो ऐसे केसेस के अंदर ब्लड अंदर ब्रेन के अंदर फैल जाता है, और जिस एरिया में वो फैलता है वहाँ का जो सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं। और इस नस फटने की वजह से दूसरा टाइप का पैरालिसिस होता है जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। अब दोनों में ब्रेन के वो हिस्से को नुकसान पहुंच रहा था जो हमारे हाथ पैर को चला रहा था। मान लो कि क्लॉट आपका लेफ्ट साइड आता है तो आपका राइट साइड का जो एरिया है वो इफेक्टेड होगा, और अगर आपके राइट साइड में अगर क्लॉट आता है तो आपका लेफ्ट साइड का हाथ और पैर में उसका असर देखने को मिलेगा कि उसको चलाने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये तो बात हो गई कि क्यों हो रहा है। अब अगर हमने दूसरी बार अपने आप को बचाना है तो हमें इन्हीं चीज़ों से अपने आप को बचाना होता है। पहला है बीपी। आपका बीपी ना बढ़े। बीपी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें Hg क्या मरकरी यूनिट्स है उसकी, उसको मत जाइएगा। अब अगर हमने बीपी को कंट्रोल में रखा हुआ है, अच्छे से कंट्रोल है, हम खाने में नमक कम खाते हैं, बीपी की मेडिसिन रेगुलर तरीके से लेते हैं और इसे लंबे टाइम तक बना के रखेंगे तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेडिसिन बीपी की छोड़ देंगे और आपको कुछ नहीं होगा, तो ये गलतफहमी बहुत सारे पेशेंट को पहले हो चुकी है और वो उसका नुकसान उठा चुके हैं, तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी आपका हाई रहता है, पहले से ज़्यादा आपको पहले हो चुका है, तो अपनी बीपी की मेडिसिन को किसी भी कीमत पे आप ना छोड़े। दूसरे टाइप का हमने आपको बताया था पैरालिसिस, वो होता है खून के थक्के की वजह से। अब चलते कि खून का थक्का बनता क्यों है। खून का थक्का तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो या फिर हमें डायबिटीज़ हो। अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, दोनों साथ साथ हैं, तो भी खून के थक्के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी खून का थक्का सिर्फ दिमाग में नहीं जा सकता, ये आपके हार्ट की जो कैपिलरी सिस्टम होती है, जो नसें होती है, उनमें भी जा सकता है। उससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपने पहला काम क्या करना है, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है कि कोलेस्ट्रॉल सही मात्रा में है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अपनी जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है उसे किसी भी कीमत में नहीं छोड़ते। अपने खाने पीने के अंदर बदलाव करते हैं कि कम से कम घी तेल वाला खाना हम खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम जाए। अपनी एक्सरसाइज को इतना बढ़ाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशंस बॉडी में ना हो, क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज करने वाले इंसानों के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हमने थोड़े से बदलाव करने होते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन आप टाइम से लें। डायबिटीज़ को चेक करें कि वो कितनी है, कितनी नहीं है शुगर लेवल। और अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा आ रहा है तो अपनी मेडिसिन में परिवर्तन करें जिससे हमारी बॉडी में शुगर के लेवल ठीक बने रहें। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर हम इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो किसी को भी पैरालिसिस होने की संभावना घट जाती है। जो हेल्दी है उसको भी नहीं होगा, और जिनको हो चुका है वो गलती से भी दूसरी बार शिकार नहीं बनेंगे। और अगर आपको पैरालिसिस पहले से हो चुका है तो दूसरी बार उसका शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में वो कंडीशंस पहले से तैयार होती हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, पहले से वो कंडीशन तैयार है। तो हमने अपने आप को बस इन तीन चीज़ों से बचाना होता है। अगर ये तीन चीज़ें कंट्रोल में हैं, हम मेडिसिन टाइम से अपनी ले रहे हैं, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी गलती पेशेंट क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बीपी की मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं शुगर की मेडिसिन ले रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरे में कोई आराम नहीं आ रहा, तो मैं मेडिसिन को छोड़ देता हूँ। जब
आपको एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है पैरालिसिस के अंदर, बीपी की, शुगर की, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या फिर खून पतला करने की। मानता हूँ कि आपको ठीक नहीं करेगी, मानता हूँ कि आपके हाथ पैर में वो जान लेकर नहीं आएगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम छोड़ दें, क्योंकि इसको छोड़ने से दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको दोबारा ना हो, ज़िंदगी पर परेशानी ना हो, इसी वजह से ज़िंदगी भर के लिए आपको वो बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर आपको पहले हो चुका है तो दूसरी बार होने की संभावना किसी और से कई गुना ज़्यादा होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी मेडिसिन टाइम से लीजिएगा। आप अपने बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा आ रहे हैं, रिपोर्ट में दिख रहा है, तो आपको अपनी मेडिसिन में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ज़िंदगी पर फॉलो करते हैं तो आपके दोबारा से पैरालिसिस के स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। अब जिनको पैरालिसिस हो चुका है उनकी रिकवरी करने के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो पैरालिसिस के कारण तो आप समझ गए कि दिक्कत आपके ब्रेन के अंदर आई थी, वहाँ पे क्लॉट आया था, वहाँ पे नस फटी थी, तो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है। अगर हम इसको रिकवर करना चाहते हैं, अगर अपने हाथ पैर में जान लेकर आना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत अपने ब्रेन से ही करनी पड़ेगी कि ब्रेन दोबारा से उस काम को करना सीखे। अब काम कौन सा? पैरों से चलने का, हाथ से चीज़ को पकड़ने का और छोड़ने का। तो हमने ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना होता है, क्योंकि जब उसे खाना नहीं मिला था, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो ब्रेन का हिस्सा मर गया। अब वो हिस्सा दोबारा जिंदा तो किसी भी कीमत में नहीं होगा, मरा तो कोई जिंदा होता नहीं है, मगर जो जिंदा हिस्सा है, ब्रेन का बाकी हिस्सा है, जो आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर रहा है, देखने में हेल्प कर रहा है, थोड़ा बहुत चला रहा है, हमने उसे और ज़्यादा डेवलप करना होता है, और इसमें मेथड में काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार गूगल पे सर्च करके देखिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या मैकेनिज्म है। तो इसके जो स्पेलिंग है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, मेडिकल टर्म है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ में आपको अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमें चोट लगती है, कहीं चोट लगती है, जख्म बनता है, कट बनता है, तो कुछ टाइम में वो जख्म भर जाता है। तो ये जो स्किन की जख्म भरने की पावर होती है, अपने आप को ठीक करने की पावर होती है, हड्डी टूटती है उसके ठीक होने की पावर होती है, इसको हम कहते हैं हीलिंग, कि वो अपने आप हील हो गया। मगर ब्रेन में जब किसी टाइप का नुकसान होता है, उसकी जो रिकवरी का तरीका होता है, उसे हम हीलिंग नहीं कहते, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप के अंदर इतने परिवर्तन लेकर आते हैं कि जो हमारी खोई हुई क्षमता है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्योंकि नेचुरल है, हर पेशेंट में देखने को मिलती है। वो दिन याद करो जब आपको पैरालिसिस हुआ था, जब आपका हाथ पैर नहीं चल रहा था, बिल्कुल बंद था, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा तो वो मर गया था। मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके अंदर इतने अच्छे परिवर्तन आए कि आप चलने लगे, थोड़ा बहुत बोलने लगे, हाथ पैर चलने लगा। ठीक है, वो पूरा पहले की तरह नहीं है, बट वो चलने लगा है। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई। अब पैरालिसिस पेशेंट में कभी भी पहले 6 महीने में न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल है, वो होगी ही होगी। दिक्कत कब आती है? जब ये पहले 6 महीने बीत जाते हैं और पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं वो पूरी नहीं आती। अब सवाल है कि अब क्या करें? अब तो नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो गई, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, फिर भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो हमने बस इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को दोबारा से स्टार्ट करना होता है। अब स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन ही इतनी पावरफुल होती है कि नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर सके। दूसरी चीज़ होती है डाइट। अब ब्रेन ने अपने आप को हील करना है, अब उसको कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए होगा ना। तो वो सामान क्या होता है? खाने में जो जा रहा है प्रोटीन वो, और खाने में जो जा रहा है विटामिन वो। तो खाने में क्या ध्यान रखना है वो हम इस पर बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो खाना क्या खाना है एक पैरालिसिस पेशेंट को, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है पैरालिसिस में रिकवरी की, वो है एक्सरसाइज। अब इसे क्यों करना है, कैसे करना है, उसको समझने से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ब्रेन जो होता है, जिस काम को हम बार बार करते हैं उस काम में अच्छा होता चला जाता है। यानी अगर मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं स्विमर अच्छा बन जाऊंगा, मैं अगर वॉक अच्छा करता हूं तो मैं एक रनर अच्छा बन सकता हूं, मगर मैं स्विमर अच्छा नहीं बन पाऊंगा। तो हम जो काम बार बार करते हैं, हमारा ब्रेन उस काम को करने में और अच्छा होता चला जाता है। तो अगर एक पैरालिसिस पेशेंट को चलने में दिक्कत है तो उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद से पूछ के देखो। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं। सोचा आपने, अंदर से क्या आवाज आई? आंसर क्या आया कि अगर वो चलने की दिक्कत है तो मुझे चलना चाहिए।
बट आप क्या कर रहे हो, आप तो साइकिलिंग कर रहे हो। आप साइकिलिंग करने से आप साइकिलिंग में अच्छे होगे, चलने में अच्छे होगे शायद नहीं, या फिर इतना आराम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको आउटपुट क्या लेनी है अपने बॉडी से। अगर आपने आउटपुट लेनी है कि मुझे चलने में अच्छा होना है, मेरा पैर ना घूमे, मेरा पैर अच्छी तरीके से चले, तो आपको चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा रहेगा। अब पैर कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, कितनी देर चलना है, कितनी देर नहीं चलना, मैं बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, आप उसको जाके देखिएगा। इसको इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। आपने बस ध्यान के रखना है, चलने के लिए, ठीक से चलने के लिए चलना ही पड़ेगा, और वो भी ढंग से। पैर को घुमा के नहीं रखना, उठा के रखना है। तो चेक करो अपनी लेग की मूवमेंट की, उसमें घुटने को उठाने की ताकत है या नहीं है, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगा। अब हाथ के लिए भी सेम चीज़ है। अगर मुझे हाथ से अपना हाथ घुमाना है, चलाना है, उठाना है, उंगलियां पकड़नी है, कि इस सामान को छूना है, तो मुझे हाथ की एक्सरसाइज चाहिए। तो सारी की सारी एक्सरसाइज के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक करके देखिएगा। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले और वो कैसे रिकवर होते हैं उसको आप देखिए, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा बाकी एक्सरसाइज को समझने में भी और सही ट्रीटमेंट को अपनाने में भी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको हम मिलवाना चाहते हैं रेणु जी से। रेणु जी को 2.5 साल पहले हुआ था पैरालिसिस। 2.5 साल पहले। और 2.5 साल में मतलब जब आप 3 महीने पहले आए थे तो क्या कंडीशन थी रेणु जी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा था। मैं थोड़ी निराश हो गई थी। अब बोलने में दिक्कत? बोलने में भी बहुत दिक्कत थी और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब सब ये बोलने लगे थे कि तू ठीक नहीं हो गया। अब ठीक नहीं होगी? नहीं होगी। 2.5 साल पुराना हो गया था ना। हाँ, अब मतलब कि 3 महीने में ठीक हो जाए तो मुझे, उसके बाद बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कई जगह इलाज कराया, मुझे आराम नहीं लगा। यहाँ से मुझे आराम लगा। देखो, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है कि अगर हम पहले 6 महीने अगर हम टाइम गवा देते हैं, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं होता। पहले 6 महीने में अपने आप सुधार होता है, बट उसके बाद हमें दवाइयों से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने मेडिसिन आपने स्टार्ट करी 2 महीने में, आवाज साफ, तो रात ऊपर, हाथ सब, काम करने लगे, खाना बनाने लग गए हो? खाना बनाती हूँ। तो आपने खुद देखा कि लकवा आपका पुराना हो सकता है उसे 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हो। तो जब आपको लगे कि आपको ठीक होना है, तो आपको बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको अपना खाना बदलना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिसिन जो दी जाए वो आपको करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, परहेज क्या किया वो भी बता दो लोगों को। क्या परहेज किया था खाने पीने में? परहेज का खट्टा चावल और ये मतलब कि खट्टी जो भी चीजें हैं, और बाय वाली चीजें, जो खाने में लोग सोचते हैं कि लकवे में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। लकवे की दिक्कत अगर किसी को है और ट्रीटमेंट यहाँ से चलता है तो एक मोटा एक ही परहेज करना पड़ता है, वो है खट्टाई का। वो भी तब तक करना पड़ता है जब तक आपकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है। एक बार मेडिसिन बंद, परहेज बंद, गोलगप्पे खा पाओगे? 2 महीने अभी तो गोलगप्पे नहीं खाए। अभी तो बंद रहेंगे, बट उसके बाद खा पाओगे। तो आप ये लेके चलें कि एक चीज हम आपकी जरूर बंद करेंगे, वो है खटास। बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। अब जो दालें वाले आपने बैगन बंद कर रखा था, वो आपको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? यही कि संजीवनी वाकई में संजीवनी है। जो हनुमान जी लेके आए थे। नाम बदल गया हमारा, ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया। नहीं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। मैं निराश हो चुकी थी सर में, सच में बहुत। अब मेहनत कर लेना अगले 2-4 महीने कस के, ठीक है? आप अपनी सेहत को आगे रखना और आगे भी कभी भी खट्टा, ये तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज रखना। मीठा तो मैं खाती हूँ, जितना हो सके ना अच्छा घटा आगे, ठीक है? और टेंशन कम। अब टेंशन नहीं। अब टेंशन नहीं है? नहीं, अब तो मैं हंसने लगी हूँ। जिम में भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं दीदी के चेहरे पे हंसी आ गई। अब वो आपने मुझे पहले वाली बात नहीं बताई कि दुनिया क्या कहती है, बता दो। नहीं, अब तो सब बोलने लगे, अब तो सुधार आ गया, ठीक हो जाएगी।